दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार की ओर से लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई है। जी हां, इसका असर अब दिखने भी लगा है। करीब एक सप्ताह बाद बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 7,000 से कम हुई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में आज कोरोना के 6,894 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, जिनमें सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां 1103 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो अररिया में 236, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, कटिहार में 205, मधुबनी में 267, मुजफ्फरपुर में 192, पूर्णिया में 221, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331, सारण में 228, सुपौल में 240 और वैशाली में 180 नए मरीज मिले हैं। जी हां, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 75,089। दोस्तों कोरोना महामारी के इस दौर में बेरोजगारी लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी हां, बिहार में लाखों लोग कोरोना के कारण अपनी नौकरी गंवा रहे हैं, साथ ही साथ उनके जीवन की आर्थिक समस्या भी बढ़ती जा रही है। खबर के मुताबिक कोरोना के इस दौर में बिहार में 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है। जी हां, तथा ये शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। जब पिछले 2 सालों से बिहार में करीब 4,352 प्ले स्कूल बंद हो चुके हैं। जी हां, क्योंकि कोरोना के कारण ये स्कूल 2 सालों से बंद हैं। आपको बता दें कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में मौजूद प्ले स्कूल बंद हो गए हैं, जिससे यहां 20,000 से ज्यादा शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। जी हां, इनकी आर्थिक हालात खराब हो गई है। दोस्तों कोरोना संक्रमण की मार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ी है। जी हां, कोरोना पाबंदियों के कारण रोजगार प्रभावित हुआ है। इसका असर लोगों के जीवन स्तर पर भी पड़ा है। हालत यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन में से मात्र 1/3 ग्राहक ही अपने सिलेंडर की रिफिलिंग करा रहे हैं, यानी कि दोबारा भरा रहे हैं। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 84,83,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35,56,000 कनेक्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जनवरी से अप्रैल के बीच IOCL से औसतन 10,68,000 उज्ज्वला लाभुकों यानी कि 30% ही गैस की रिफिलिंग कराई है। जहां बचे हुए 70% कनेक्शन धारक अपने सिलेंडर की रिफिलिंग समय पर नहीं करा रहे हैं। जहां ग्रामीण इलाकों में गैस रिफिलिंग नहीं कराने की समस्या ज्यादा है। गैस वितरकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी और गोईठा LPG का विकल्प साबित हो रहा है। जी यानी कि LPG के बदले इससे काम चला जा रहा है। जी हां, राजधानी पटना में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। यहां भी लगभग 32% उज्ज्वला ग्राहक अपने सिलेंडर को रिफिलिंग करा रहे हैं। जी हां, पटना में IOCL द्वारा लगभग 74,000 कनेक्शन दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में बढ़ती गर्मियों के बीच राज्य में लू का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आपदा विभाग ने इससे बचने के लिए उपाय जारी किए हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों के बारिश के बाद सीमांचल, मिथिलांचल सहित कई जिलों में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। जी हां, इधर मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में मानसून की एंट्री अब 1 जून के आसपास होगी। आपदा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जहां तक संभव हो लोग घर से बाहर ना निकलें। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि गर्मी के मौसम में कड़ी मेहनत ना करें। इसके अलावा गर्मी के दिनों में घर में बने पेयजल पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, नमक, पानी का घोल और आम का पन्ना का सेवन करें। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी ने बताया कि इस साल बिहार में मानसून के सामान्य एंट्री की संभावना है। उन्होंने बताया कि केरल में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार में 3 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार में आज अधिकतम 40 डिग्री तापमान रहेगा। वही बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। जी हां, विभाग ने कहा है कि पटना, बाढ़, बांका आदि जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
दोस्तों बिहार के जमुई से आज कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, जमुई में आज कोरोना विस्फोटक हो गया। यहां एक ही परिवार के 22 लोग संक्रमित हो गए हैं। जी हां, इसी परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो चुकी है। जी हां, बताया जा रहा है कि इसके बाद जिला प्रशासन काफी हरकत में आ गया है। जी, सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। उस इलाके को पूरी तरीके से बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। जी, बेटे की शादी में दामाद का अवभगत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित दामाद का उपहार पूरे परिवार को मिल गया है। जी, थोड़ी सी चूक या फिर यूं कहें कि गाइडलाइंस की अनदेखी का खामियाजा पूरा परिवार को भुगत रहा है। जी, परिवार सहित गोतिया के 20 लोग एक साथ संक्रमित हो गए हैं। जी, मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के अंतर्गत दिग्गी बाजार का है। जी, इतना ही नहीं, परिवार के मुखिया यानी कि दामाद के ससुर की मौत भी हो चुकी है इसी कोरोना की वजह से। दोस्तों जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी का हर कोई विरोध कर रहा है। इसके लिए एनडीए सरकार को लोग दोषी ठहरा रहे हैं। यहां तक कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वाम दलों ने भी इसका विरोध किया। इसे लेकर पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है। जी हां, पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि हमें कमजोर नहीं समझे, मैं कमजोर नहीं हूं, आप राजनीति के लिए किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा कि मोदी साहब, नीतीश बाबू, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, यह मानवता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को जिस तरीके से अस्पताल में घुमाया जा रहा है, उनका कोरोना संक्रमित होना बहुत आसान है। एक तो उन्हें 32 साल पुराने वैसे मामले में गिरफ्तार किया गया जिसमें टोटल कंफ्यूजन है। इसके बाद उन्हें 15 घंटे पटना में रखा गया, फिर मधेपुरा ले जाया गया। इसके बाद वीरपुर जेल शिफ्ट किया गया, फिर दरभंगा के अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। डीएमसीएच में डेली कोविड की वजह से 25-25 लाशें निकलती है। रूम के पीछे नाला और गटर है, बगल में सुअर है। ऐसे में सरकार कह रही है कि उनके इलाज की उचित व्यवस्था है। जी, उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी राजनीति खेल बंद करें। दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, आए दिन हजारों नए मरीज मिल रहे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि अस्पतालों में न मरीजों को बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए धड़ल्ले से इसकी कालाबाजारी की जा रही है। 50,000 से लेकर 1 लाख तक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। जी हां, बेचने का मामला सामने आया है। इस बीच वैशाली जिले के सदर अनुमंडल के अंतर्गत लालगंज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी किए जाने का खुलासा किया गया है। जी हां, प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद मौके से 42 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बरामद की गई है। ये छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे लालगंज के सीईओ संतोष कुमार के मुताबिक वैशाली एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और 42 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया गया। दोस्तों बिहार के नालंदा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, नालंदा जिले के सारे थाना के गिलानी गांव में शादी के दौरान दूल्हे को मिर्गी आ गई, जिसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद बारातियों को छुड़ाया जा सका। जानकारी के मुताबिक नालंदा के गिलानी गांव में शादी की रस्में हो रही थी। इसी दौरान जब पंडित जी फेरे के मंत्र पढ़ने लगे तो दूल्हा गिर पड़ा। जी हां, दुल्हन पक्ष को मिर्गी की जानकारी मिली तो दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। घटना के बाद वर और वधू पक्ष में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बताया जा रहा है कि जब दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ तो वधू पक्ष वालों ने दूल्हे के रिश्तेदार और बारातियों को बंधक बना लिया। यह दुल्हन पक्ष का कहना था कि शादी में खर्च हुए सारे पैसे दूल्हे के परिवार वाले लौटाएं। इसके बाद गांव में पंचायतें बैठी। जी हां, जिसके बाद दूल्हे और बारातियों को छुड़ाया गया। वही घटना के बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं की। बिहार सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने को लेकर भी आदेश जारी किया है। यह सरकार ने बताया कि अब बिहार में किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी से पहले पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में सूचित करके परमिशन लेना होगा। दोस्तों बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में किसान जो अभी सोयाबीन, धान, मक्का की खेती करने वाले हैं वे फसल सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसका लाभ क्या होगा।
तो आपको बता दें कि फसल सहायता योजना के तहत सरकार बिहार के किसानों को उसके फसल के नुकसान होने पर उसकी भरपाई करती है। इससे किसानों को फसलों के नुकसान होने पर ज्यादा आर्थिक परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो बिहार के सभी किसान कृषि विभाग में निबंधित किसान सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि कब इसका मुआवजा मिलेगा। तो अगर किसानों का फसल खराब हो जाता है तो फिर मुआवजा का निर्धारण 15 मार्च 2022 को किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मार्च और अप्रैल में डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसीलिए किसान इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। दोस्तों बिहार में कोरोना का कहर अब गांव में भी शुरू हो गया है। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों के पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात बेहद दयनीय हैं। खस्ताहाल इमारतों, भवन के अभाव और डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की भारी कमी से जूझ रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात स्टाफ की कमी के कारण एक डॉक्टर 2 से लेकर 3 केंद्रों में सेवाएं देने के लिए मजबूर हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मुजफ्फरपुर के मनिहारी प्रखंड के 14 पंचायत के 80 से ज्यादा गाँवों में जांच और इनके अभाव में अब तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वहीं सैकड़ों बीमार होकर अपने घर में गांव के ही डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। गांव में लगभग 3000 की आबादी में 70% लोग संक्रमण के लक्षण से बीमार हैं, यानी कि सर्दी, बुखार, खांसी हैं। दोस्तों बिहार में लॉकडाउन की अवधि विस्तार के साथ ही बिहार में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब यह 25 मई तक लागू रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जी हां, वही दुकानें और वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों और रास्ते पर अनावश्यक आवागमन भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी लॉकडाउन की गाइडलाइंस के अनुसार पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी लागू रहेगी। लॉकडाउन 2 के दौरान शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री और अन्य सेवाओं से संबंधित दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेगी। जहां ग्रामीण इलाकों में अब दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। जहां पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक थी। यह पिछली बार की तरह ही बिना कारण पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी। सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी। केवल होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद और धार्मिक आयोजनों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लागू रहेगा। शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोग के शामिल होने के नियम भी लागू हो गया है। शादी में बैंड बाजा की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली के पोस्टर मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनमें से कई लोगों को जमानत भी मिल गई है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने इसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वही पोस्टर शेयर किए हैं जिनको लेकर पूरा विवाद हुआ है। यानी कि पूरा विवाद खड़ा हो गया है। दोनों ने इस पोस्टर को ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल फोटो बना ली है। राहुल गांधी ने पोस्टर को शेयर करते हुए ट्वीट में कहा है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। दरअसल मामला यह है कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत विभिन्न जिलों में 25 प्राथमिकी दर्ज की है। जी हाँ, मामला जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर के बारे में यह सब हंगामा हो रहा है। इसमें मोदी सरकार के खिलाफ वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार को कटाक्ष किया गया है। दोस्तों दाल की कीमतों में आई तेजी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दालों की मुफ्त आयात की मंजूरी दे दी है। 3 साल बाद ऐसी स्थिति सामने आई है कि खरीफ सीजन की बुआई शुरू होने से पहले ही दाल का निर्यात करना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा है कि इन तीनों प्रकार के दालों की आयात को गैर प्रतिबंधित सूची के तहत रखा गया था। यह पिछले दिनों व्यापारियों के पास स्टॉक की कमी के कारण दालों की खुदरा कीमतें बढ़ी है। दोस्तों बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्कर के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। यह ताजा मामला झारखंड का है, लेकिन इसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। जी हां, झारखंड के पलामू जिले में शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने जदयू के प्रदेश महासचिव विजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। विजय सिंह को 4 अंतरराज्यीय शराब तस्करों के साथ पलामू पुलिस ने 10,000 लीटर अवैध स्पिरिट और 9 लाख रुपए केस के साथ पकड़ा है।
दोस्तों, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। साथ ही बिहार की राजनीति में भी उनका मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां उनकी गिरफ्तारी को लेकर जहां जाप के कार्यकर्ता और नेताओं में आक्रोश भरा हुआ है, वहीं कई नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया है, जी हां, और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। इसी क्रम में अब खबर सामने आ रही है कि जदयू के नेता ने अब पप्पू यादव का साथ दे दिया है। जी, दरअसल भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल ने पप्पू यादव का समर्थन किया है, उनकी गिरफ्तारी को गलत कहा है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। पप्पू यादव जनता की सेवा में लगे हुए थे, उन्हें तंग किया जा रहा है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी से बिहार तक गंगा सहित अन्य नदियों में तैरते हुए शव मिलने से हरकंप मचा रखा है। इस बीच जेल से रिहा होने के बाद लालू अपने पुराने अंदाज में लौटते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, कल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके यूपी बिहार के बेटों से अपील की है कि अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। इसके अलावा उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट किया, कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। यह किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि यूपी बिहार के बेटों अपनी जीवनदायी गंगा मां को बचाओ। लालू ने एक और ट्वीट किया और कहा कि 2000 से अधिक शव गंगा में इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए शव को गंगा में बहा दे रहे हैं या फिर दफन कर दे रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ सरकार कोरोना संक्रमण को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर इस लॉकडाउन का उल्लंघन करके धंधेबाज कमाई में लगे हुए हैं। मामला कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को ट्रक पर नमक के बोरे के नीचे छिपाकर रखे गए 13 बोरा गांजा को पुलिस ने जब्त किया है। जी हां, बताया जा रहा है कि यूपी से 13 बोरा गांजा लेकर धंधेबाज बिहार आ रहा था। इसी दौरान दुर्गावती थाना क्षेत्र में गांजा को ट्रक से उतार कर उसे एक पिकअप पर लोड किया जा रहा था। जब तभी पुलिस ने छापेमारी करके तस्करों की टीम पर धावा बोल दिया। जहां मौके से तस्कर तो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने पिकअप वैन के चालक को पकड़ लिया। जब्त गांजा की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ट्रक और पिकअप को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह चालक जावेद ने बताया कि उसे नमक लादने और दुर्गावती पहुंचाने के लिए बोला गया था। उसे नहीं पता था कि नमक के बोरे के साथ गांजा भी रखा गया है। दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। जी लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया है, जो कि 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी टीका लगवाने, आवश्यक दवा खरीदने, अस्पताल में भर्ती होने या फिर जरूरी इलाज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूआईडीआई ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि आधार के अभाव में किसी को टीका लगाने या फिर आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देशवासियों के लिए यह बयान बहुत अहम है। जी हां, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि आधार कार्ड नहीं होने पर कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। जी हां, और उन्हें आवश्यक सेवाएं नहीं दी जा रही है। दोस्तों, पटना में शनिवार को ब्लैक फंगस के 10 नए मरीज विभिन्न अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जी हां, वहीं पटना एम्स में सबसे ज्यादा 8, आईजीआईएमएस में 1 और पारस अस्पताल में 1 मरीज शामिल है। जी हां, बिहार में सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में अभी तक ब्लैक फंगस के कुल 29 मरीज चिन्हित हुए हैं। जी हां, इन सभी मरीजों का इलाज अस्पतालों में हो रहा है। एम्स के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार को एम्स में 8 नए ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हुए हैं। जी हां, अभी तक एम्स में कुल ब्लैक फंगस के 20 मरीज भर्ती हैं। इन सभी का इलाज चल रहा है। सोमवार से ब्लैक फंगस वाले मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाएगा। एम्स में जो मरीज भर्ती हुए हैं उनमें पटना, न्योरा, आरा, बक्सर, नवादा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद के मरीज शामिल हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते शव और किनारे की रेत में बड़ी संख्या में दफनाए जा रहे शव पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सख्त हो गया है। जी हां, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार से कहे कि गंगा में कहां से आया और कैसे लाश पहुंची है, इस पर जवाब दें। इसके अलावा सभी जिला गंगा समितियों को नदी में फेंके जा रहे शव के मुद्दे पर जल्द से जल्द समाधान करने की सलाह दी है। जी हां, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पैनल ने शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार को 2 दिनों में एक विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गांव पर फोकस करने को कहा है। यह शहर की अपेक्षा गांव में, यानी कि शहर की तुलना में गांव में संसाधनों की काफी कमी है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुखियाओं से कहा है कि इस महामारी को गांव में फैलने से रोकना होगा। बहरहाल, कोरोना कंट्रोल के लिए रणनीति का सबसे शुरुआत हिस्सा है। यह ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग। शनिवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में डोर टू डोर टेस्टिंग पर जोर देने की बात कही है, लेकिन इसके लिए किफायती जांच व्यवस्था जरूरी है। दोस्तों, लगता है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे शांत होने लगी है। यह संक्रमितों की नए मामलों की संख्या में कमी हो रही है। यह मौत के आंकड़े भी कुछ कम हुए हैं। यह वही रिकवरी रेट भी बढ़ी है। कुल मिलाकर कहे तो भारत में स्थिति में सुधार है। बीते एक सप्ताह में देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 20% की कमी आई है। वही कोरोना के एक्टिव मामलों में भी कमी आई है। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में अभी कोई खास कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने जानकारी दी है कि देश में कोरोना की संक्रमण दर में कमी आई है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह कोरोना की संक्रमण दर करीब 22% थी, तो इस सप्ताह घटकर 20% रह गई है। यानी इन एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर में करीब 2% की कमी आई है। दोस्तों, विश्व बैंक की एक स्टडी बताती है कि पूरी दुनिया में पानी का जितना इस्तेमाल होता है उसमें 70% पानी खेती-बाड़ी में खर्च हो जाता है। यह पानी के इस बेतहाशा खर्च के पीछे सिंचाई के गलत तरीके का उपयोग होना मुख्य वजह है। यह यहाँ गलत तरीके का अर्थ अवैज्ञानिक तौर तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि सिंचाई के आधुनिक और पानी बचाने वाले तरीके अपनाए जाए तो पानी की बड़ी मात्रा में बचत हो सकती है। दुनिया की बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य में खेती-बाड़ी का काम बढ़ेगा। यह इस लिहाज से सिंचाई और पानी की खपत भी बढ़ेगी। यह एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक 5,930 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की जरूरत होगी ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। इतने बड़े स्तर पर पानी और कृषि लायक भूमि की उपलब्धता मुश्किल है, क्योंकि दुनिया भर में तेज गति से औद्योगिकरण भी हो रहा है और होगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए यह जरूरी भी है। पेड़ों की कटाई करके और कृषि लायक जमीन पर उद्योगों का संचालन जरूरी फैक्टर बनता जा रहा है। ऐसे में क्या उपाय हो कि कल कारखाने भी चलते रहे और फिर खेती बाड़ी भी होती रहे। इसका ध्यान रखते हुए भारत के 2 इंजीनियरों ने एक समाधान निकाला है। यह इन दोनों का नाम अमित कुमार और अभय सिंह है। यह दोनों आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं। दोनों ने मिलकर एको फूड नाम का स्टार्टअप शुरू किया है। यह स्टार्टअप राजस्थान की कोटा में लॉन्च किया गया है। इस स्टार्टअप के किसानों के लिए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इजाद किया है, जिसमें खेती के लिए भूमि की जरूरत नहीं है, यानी कि जमीन की जरूरत नहीं है। इसमें बिना जमीन का इस्तेमाल किए खेती करते हैं और सिंचाई के लिए पोषण से भरे पानी का उपयोग किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने स्पेशल फ्रिज बनाया है, जिसमें चारा उगाया जाता है। इस चारे को उगाने के लिए जमीन की कोई जरूरत नहीं होती है। एक हफ्ते में 25-25 किलो चारा उगा लिया जाता है, जो पोषण से भरपूर होता है। यह चारा भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया जाता है। आईआईटी बॉम्बे के दोनों इंजीनियरों ने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सब्जियों पर रिसर्च की है। इसके बाद खेती के लिए चैम्बर्स बनाए गए हैं। इंजीनियरों का दावा है कि इस चैम्बर में खेती की तुलना में 20% तेजी से पौधे उगते हैं। यह भी बिना माटी के। इस चैम्बर में पोषण से भरे पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए सब्जी में स्वाद पोषण ज्यादा पाया जाता है। यह खेती पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार से की जाती है, इसीलिए मजदूर की बेहद कम जरूरत होती है। अभय सिंह ने बताया है कि कम दाम में अच्छी सब्जी लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो पारंपरिक विधियों से अलग है। इसी बात को आधार बनाते हुए नई तकनीक पर काम शुरू किया गया है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार के गोपालगंज सदर अस्पताल में सांस लेने में हो रही तकलीफ के कारण मरीजों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। यह शुक्रवार शाम से शनिवार की दोपहर तक सांस लेने में दिक्कत संबंधित 42 से अधिक मरीज सदर अस्पताल पहुंचे। इनका ऑक्सीजन सपोर्ट पर इलाज शुरू किया गया, लेकिन एक एक करके 24 घंटे के अंदर 8 मरीजों की जान चली गई। इन सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बीते एक पखवाड़े की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत के कारण सदर अस्पताल में 196 मरीजों की मौत हो चुकी है। यह बताया गया है कि 42 से अधिक मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। इनमें से 8 मरीजों को ऑक्सीजन देने के बाद भी उनका लेवल गिरता गया और एक एक करके 8 की जान चली गई।
दोस्तों बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार द्वारा 25 मई तक लॉकडाउन बनाया गया है परंतु फिर भी लोग नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब प्रशासन सख्ती दिखाते हुए लगातार एक एक करके एफआईआर दर्ज करा रही है। इसी बीच बांका से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब दुकानदार के यहां दुकान बंद कराने पहुंचे तो दुकानदार ने गुस्से में आकर खौलता हुआ तेल पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया, जिस वजह से पुलिस वालों की हालात गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बांका जिले की है, जहां बीते दिन पुलिस थाने में लगातार पुलिस कर्मियों को शिकायत मिल रही थी कि इलाके के दुकानदार कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और दिए गए समय अनुसार दुकान खोलने के बजाय रात तक दुकान खोलते हैं। जिसके बाद पुलिसकर्मी की एक टीम गश्ती के लिए पूरे इलाके में घूमी तो वहां पर कई दुकानें खुली हुई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार खौलता हुआ तेल पुलिस के ऊपर ही डाल दिया। दोस्तों बिहार में कोरोना महामारी के बीच जीवन रक्षक रेमडेसिविर के कालाबाजारी का सिलसिला जारी है। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दानापुर के अस्पताल में छापेमारी की। मेडिको पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के डिस्चार्ज के बाद भी इस इंजेक्शन की प्राप्ति का आरोप लगा है। इस बारे में ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद कयूमुद्दीन अंसारी ने स्थानीय थाना में समय मेडिको के मालिक सोनल सिंह और उनके पति डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोस्तों जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही है। जहां पहले कोरोना संक्रमितों के लिए उनकी प्रतिबद्धता, उसके बाद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उनका मुखर होना सब सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन 32 साल पुराने केस में गिरफ्तारी के बाद रुआबदार पप्पू यादव ढीले से पड़ते नजर आ रहे हैं। यह दरभंगा में इलाज करा रहे पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो के जरिए पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एक संदेश दिया है। संदेश में भाईचारे और अपनी सफाई दी है। दरअसल जाप संयोजक यानी कि पप्पू यादव अपने भावनात्मक वीडियो संदेश में कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री से कोई भी दुश्मनी नहीं है। नीतीश कुमार उनके लिए भाई की तरह है। उन्होंने कहा है कि वे सरकार की आलोचना करके उनकी आंखें खोल रहे थे, उन्हें हकीकत से रूबरू कर रहे थे कि आखिर उनके राज्य में क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ गलत अधिकारियों की चौकड़ी से बाहर निकलने की और उनसे अपने आप को दूर करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल की व्यवस्था से पर्दा उठ रहा था, अब कोई भी काम नहीं कर रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव करके कुछ नहीं मिलेगा, हम अंतिम व्यक्ति तक के लिए काम करेंगे। वीडियो में पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को बिहार के विकास और नव निर्माण के लिए नायक की भूमिका निभाने की भी बात कही है। पप्पू यादव की इस वीडियो से कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पप्पू यादव को कोई डर तो नहीं सता रहा है, कहीं बदला माहौल उनके तेवर बदलने का तो कारण नहीं है। दोस्तों बिहार में कोरोना के मरीजों में आपको जरूर कमी दिखाई दे रही होगी, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का फैलाव तेजी के साथ हो रहा है, जिससे नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ गई है और सरकार ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी चंपारण जिले के रक्सौल के मुरवा गांव में 12 घंटे के अंदर कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस कोरोना की वजह से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण थे। वही रघुनाथपुर गांव में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रामगढ़वा में भी शिक्षक सहित 2 लोग कोरोना के संक्रमण से अपनी जान गंवा दिए हैं। इस तरीके से बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का फैलाव हो रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग कहते हैं कि यहां घर घर में कोरोना लक्षण के मरीज हैं। खबर के अनुसार रक्सौल के सभी गांवों में यही हाल है। यहां के गांवों में घर घर से सर्दी बुखार के मरीज मौजूद हैं। यह गांव के लोग बिल्कुल भी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग बिना मास्क के एक दूसरे से मिल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में पाए गए कोरोना मरीजों की 150 के बाद देश में खौफ फैल गया है। पवित्र गंगा नदी में इतने सारे कोरोना मरीजों के 100 का कई दिनों तक सड़ने से सवाल उठा है कि गंगा का पानी कितना प्रदूषित हो चुका है। इस पर शोध किया जा रहा है और फिर पता लगाया जा रहा है कि गंगा के पवित्र पानी कोरोना मरीजों की लाशें से कितना दूषित हुआ है। गंगा नदी में लाशें बहाने के मामले से यूपी के उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, कन्नौज में नदी में बहाई गई लाशों के साथ साथ उन्हें किनारे पर ही दफन करने की खबरें भी चिंताएं और बढ़ा दी है। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। नमामि गंगे मिशन से जुड़े भारत सरकार के अधिकारियों की बीपी बढ़ गई है। यह घटना घटने के बाद अब गंगा जल और किनारे की मिट्टी की जांच का काम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे पता लगाया जाएगा कि गंगा कितनी दूषित हुई है।
दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत अब कांग्रेस के विधायक के सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताएंगे। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा ने एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार को तमाम सुझाव दिए गए हैं। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल आलोचना करने में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि उसके सभी विधायक के स्थानीय स्तर पर अस्पतालों में जो कमियां या फिर खूबियां हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।